कोविड की जो जो दूसरी लहर आई, उसमें जो दिल्ली के साथ हुआ, जिस तरह से तस्वीरें आई, जो लोग सड़कों पे ऑक्सीजन की कमी दिखी या फिर दवाइयों की कमी दिखी या बेड्स की कमी दिखी, उसमें उसके साथ साथ में एक और चीज की कमी दिखी और वो दिखी जिम्मेदारी की। और जो चीज सबसे ज्यादा सामने आई और जो सबसे चौंकाने वाली कह लीजिए या एक तरह से शर्मनाक स्थिति कह लीजिए कि एक श्रेय लेने की होड़ लगी, चाहे वो कांग्रेस हो जो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे उसका युवा दल जो है वो लोगों की मदद कर रहा और वही सिर्फ मदद कर रहा है, और बाकी दूसरी तरफ केजरीवाल जी है जो रोज एक तरह से बुलेटिन चलाने लगे कि आज ये हो रहा है और आज वो हो रहा है। और कभी कभी तो ऐसा लगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो है ही नहीं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को दोषी दिया। तो इसको और और कहीं ना कहीं वो पूरा नैरेटिव बिल्ड हो गया। तो इसको किस तरह से भाजपा काउंटर करने की कोशिश कर रही है या अभी वो जारी है? देखो, अगर आप कहो कि सिर्फ कोविड टाइम, जब से गवर्नमेंट आई है, मैं 2013 की बात भी कर लूं, 2015 की बात भी कर लूं, दे वांट टू बिल्ड अ नैरेटिव कि उनकी शुरू से टैक्टिक रही है कि जो चीज अच्छी हो रही है उसका क्रेडिट मैं खुद लूंगा, और जो गलत हो रहा है या जो चीज उनके मुताबिक नहीं है उसको ब्लेम गेम मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाला जाए। ये आज से इनकी टैक्टिक नहीं, शुरू से टैक्टिक है। कोविड 1 में भी आपने देखा कि दे फेल्ड मिजरेबली। अमित शाह जी को नीचे उतरना पड़ा, यहां तक कि जब तक अमित शाह जी हॉस्पिटल विजिट नहीं करने गए थे तब तक केजरीवाल साहब ने हॉस्पिटल भी विजिट नहीं किया था, मतलब ग्राउंड पे उतरे भी नहीं थे। वंस अमित शाह जी ने जब आए, नीचे उतरे और सब कुछ चीजें कंट्रोल में आई, तो आपने देखा कि धीरे धीरे उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश करी कि देखो मैंने सब कुछ ठीक कर दिया एंड एवरीथिंग इज बीन डन। बट खतरा टला नहीं था। फ्रॉम द डे वन इट वाज कमिंग कि सेकंड वेव आएगी, सेकंड वेव आएगी। एंड यू हैव सीन इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो एंड एडवर्टाइजमेंट आल्सो कि सत्येंद्र जैन जो इनके मिनिस्टर थे कि कहीं ना कहीं वो कहते आए कि सेकंड वेव भी चली गई, थर्ड वेव भी चली गई। तो जब जिस सरकार को यही नहीं पता कि ये कौन सी वेव है, उसकी सरकार कैसे तैयारी कर रही होगी, ये इमेजिनेशन हम लोग कर सकते हैं। अब कोविड 2 की अगर मैं बात करूं, 3 दिन बिफोर, 3 days बिफोर, इफ यू सी द न्यूज टेलीविजन इंटरव्यू ऑफ अरविंद केजरीवाल, जिसमें वो कहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और 3 दिन के बाद उनका ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि हमें तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, ह्यूज स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन ओवर देयर। अब उन्होंने कहां से वो फिगर लेके आए, पहले 700 बोलते रहे, 700 मीट्रिक टन चाहिए, पहले 400 बोलते रहे, फिर 750 बोलते रहे, फिर 900 भी बोलते रहे। जबकि जब एलोकेशन का बात आई इन जनवरी, सेंट्रल गवर्नमेंट रिटन 3 लेटर्स टू स्टेट गवर्नमेंट कि आप कृपया अपना एलोकेशन बताइए, ऑक्सीजन कितना चाहिए, और उस एलोकेशन के हिसाब से अप्रैल के अंदर, यू विल नॉट बिलीव इट, 16 अप्रैल को जाके ये लोग नियुक्त करते हैं एक ऑफिसर को, नोडल ऑफिसर, जो पीएसए ऑक्सीजन, जो पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट लगने थे उसके लिए 16 अप्रैल को जाके करते हैं, जबकि जनवरी में सैंक्शन हो गया, पैसा सैंक्शन हो गया ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। तो पॉइंट ये है कि सीरियसनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट वाज, ये नजर आती है कि वो कैसे लेट जागे। अब जब चीजें हाथ से निकल गई, ब्लेम गेम मेरे ऊपर ना आए, केजरीवाल कटघरे में खड़ा ना हो, तो इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि एज यूजुअल हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे ब्लेम डालते हैं। तो व्हाट दे डिड, पता नहीं कहां से वो 750 मीट्रिक टन की वो लेके आए और गाना शुरू करते कि 750 मीट्रिक टन दिल्ली को दे नहीं रहे, इसलिए हो नहीं रहा। सब कुछ हो गया, जब एलोकेशन भी हो गई, ट्रक नहीं है, यू नीड अ स्पेशल कंसंट्रेट क्रायोजेनिक टैंकर्स, यू रिक्वायर्ड इट, वो आपके पास नहीं, वापस भेज दिए, वापस भी भेजे। वो तो बात की बात है, मैं जो पीछे जो बैकग्राउंड से आ रहा हूं मैं, क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं आपके उतारने के, देन हाई कोर्ट हैज टू इंटरवीन, वी ऑल हैव सीन दैट, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू दैट। बट पॉइंट ये है, ये सरकार फेल हुई शुरू से, और ना सिर्फ आकलन करने के अंदर कि क्या होना चाहिए,
स्थिति क्या है, बल्कि उसको क्रियान्वयन करने में भी ये फेल रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, उसके बाद आपके पास टैंकर नहीं है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। फरीदाबाद में एक यादव गैस करके है, टैंकर वाला है, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारी उनसे बात हुई। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर फॉर टैंकर्स। इस सरकार ने 7 दिन तक उनसे बात ही नहीं करी। कैन यू इमेजिन? फरीदाबाद में है वो जी, फरीदाबाद में वो 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर 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 उसका ऑफिस है, और आपने उनसे जो बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द टैंकर्स हैं उससे आप बात ही नहीं करते हो। तो ये सीरियसनेस थी। 7 दिन बाद जब उसने वो एलोकेट कर दिया दूसरे राज्यों के अंदर वो टैंकर्स, अब हर राज्य को जरूरत है तो हर राज्य ने मांगी, यूपी में एलोकेट हो गई, बाकी जगह एलोकेट हो गई। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे पास टैंकर नहीं है, ये केंद्र हमें दे। केंद्र, अरे स्पून फीडिंग थोड़ी होगा। स्पून फीडिंग तो आपको कोई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाए टाइम, उसके बाद आपने कहा जी हम फ्रांस से लेके आ रहे हैं। हालत इस सरकार की ये है कि आज तक वो आए नहीं है। एंड दोज फ्रांस एंड थाईलैंड एंड एवरीथिंग वी हैव सीन इन द न्यूज़पेपर आल्सो कि मेरी फलां मुख्यमंत्री से बात हो गई है और ये हो गया। खैर, अब तो टेंडर भी नहीं निकला, वो चीज तो जनता के सामने है। जब ये एपिसोड चला गया, चीजें कंट्रोल के अंदर आ गई, सेंटर ने इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो भले ही आप कह लीजिए कि हाई कोर्ट ने कहा, ये कहा, बट एंड ऑफ द डे इट वाज सेंटर हु हेल्प्ड बाय गिविंग देम क्रायोजेनिक टैंकर्स एंड एवरीथिंग। दे हैव हेल्प्ड अ लॉट। फिर एक बार उतरना पड़ा, फिर एक बार मीटिंग आई, फिर सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा, चीजें कंट्रोल में आई। अब चूंकि इनके ऊपर आरोप ना लगे, दे स्टार्टेड वैक्सीनेशन काइंड ऑफ थिंग, क्या वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दो ताकि चीजें इनके ऊपर आए ना। इसी से मेरा कहने का मतलब शुरू से स्ट्रेटेजी रही है इन लोगों की। रिगार्डिंग योर पॉइंट ऑफ टेकिंग अ क्रेडिट, तो क्रेडिट लेने की इनकी होड़ शुरू से रही है। अब जब चीजें ठीक हो गई, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज ही मैं सुन रहा था कि केजरीवाल ने कहा कि मैं 65 more in 1 month I'm having a 65 more oxygen plants coming in Delhi। तो बाबा, जो 1 महीने पहले जो 45 कहे थे उनका क्या हुआ ये तो बता दो। मतलब दिखाने, पिक्चर दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। 1 साल के अंदर कोविड पीरियड, जब कोविड 1 एंड कोविड 2 की बात करूं, 1 साल पूरा रहा, यू विल नॉट बिलीव इट सुजाता, they spent 293 crore rupees on the advertisement, but I have a RTA reply with me कि 17 सिर्फ वेंटिलेटर खरीदे हैं। 17 पूरे 1 साल के अंदर। इस सरकार की तैयारियों का मापदंड ये है कि पूरे 1 साल के अंदर RTA का जवाब, आई शेयर इट विद यू, 17 वेंटिलेटर खरीदते हैं पूरे साल के अंदर। तो ये है इनकी तैयारी। 1 साल के अंदर एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। यू विल नॉट बिलीव इट। 2015 के अंदर आरटीआई रिप्लाई ऑफ माइन ओनली, 39 हॉस्पिटल्स वर देयर इन 2015 व्हेन दे केम इनटू पावर। आज भी दिल्ली के अंदर 39 हॉस्पिटल ही हैं, और वो लिस्ट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इनकी अपनी साइट के ऊपर है। आपको चाहिए तो मैं वो भी शेयर कर लूंगा। तो ये है इनकी पिछले 5 साल की तैयारी। जब डांट पड़ती है कोर्ट से, उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हैं कि हमने कर दिया। लेकिन 5 साल में आपने क्या किया, और स्पेशली कोविड 1 एंड कोविड 2 के अंदर क्या किया हेल्थ सेक्टर को लेके, यह जनता पूछ रही है और जनता आपसे जवाब मांगेगी। आज नहीं मांगेगी, इलेक्शन में मांगेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जहां तक रही क्रेडिट की बात ऑफ कांग्रेस, ये चीज हमें देखने में आया कि श्रीनिवास जी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के थे कि मैं ये करा, आपने अच्छा काम किया, नो डाउट। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, या दिलीप पांडे जैसे आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया? मैं उनसे कोई क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं हूं। लेकिन इस पैंडेमिक में सबने पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम किए और किया, अच्छा किया। हम राजनीति के अंदर किस लिए आए? हम लोगों की मदद करने ही आए हैं। मैंने भी अपनी एक हेल्पलाइन चालू की थी, 3-4 बजे तक हम लोग लगे रहे, और कोर्ट ने भी संज्ञान, मेरे ऊपर भी केस किया गया था कि जब दिलीप पांडे का केस हुआ था, दिलीप पांडे को कोर्ट में और गौतम गंभीर को किया गया था, तो मेरे पर भी केस हुआ है। मेरे पर भी सीबीआई की इंक्वायरी क्राइम ब्रांच वाले आए थे, बट उसको पॉलिटिसाइज कैसे कर दिया गया कि इंडियन यूथ कांग्रेस के पास जब वो लोग गए हैं तो एक बन गया जी मोदी जी करवा रहे हैं। इफ यू रिमेंबर दैट, वो आया था मोदी जी करवा रहे हैं। बट
बीजेपी के लोगों के पास है, दो लोगों के पास थे, एक मेरे पास, एक गौतम गंभीर के पास, हमने तो कोई हल नहीं बचाया। तो पॉलिटिसाइज करना गलत है। आप ह्यूमन वो कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन पॉलिटिसाइज करना मेरे को लगता है एक सरासर नाइंसाफी है इस पैंडेमिक के अंदर। आप बहुत आपके ट्विटर पे भी और हर जगह पे आप ये कहते रहे हैं कि केजरीवाल का हाथ काला बाजारियों के साथ। ये क्या सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट है या इसमें कुछ तथ्य भी है? मैंने कल ही एक ट्वीट किया और मैं आपको आई शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू। मैं बड़ी हैरानी वाली बात बताता हूं आपको। आपको याद होगा रेमडेसिविर मेडिसिन जो है, इंजेक्शन जो है, 35,000 40,000 रुपए में बिक रहा था, याद होगा आपको? मतलब जो मार्केट में जो पूरा न्यूज थी और मेरे पास भी खबर आई थी कि 35,000 ले लो, इंजेक्शन दे दो, 40,000 ले लो, मतलब 50,000 लोगों ने 50,000 तक दिए मेरे जानने वालों ने। मैंने आरटीआई लगाई और इसका जवाब आया 21 मई को। 21 मई तक जब मैंने उनसे पूछा कि कितनी रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैज बीन परचेज्ड और गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट गवर्नमेंट, जवाब आया कि 57,039, आई थिंक 57,000 प्लस जो है इंजेक्शन दिए गए दिल्ली सरकार को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें 40,000 दे परचेज एंड 9,000 वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। 17 मई को, आप डेट जरा देखना, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आपको। 17 मई को हाई कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दायर किया जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा, जिसमें लिखा जाता है, और जो मैंने ट्वीट भी किया, कि रेमडेसिविर जो सप्लाई किया गया केंद्र के द्वारा, दैट वाज 1,69,000। कैन यू बिलीव दिस? आप एक डॉक्यूमेंट में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सप्लाइड 1,69,000 वियल्स ऑफ रेमडेसिविर, बट आरटीआई रिप्लाई कहते हैं जो 21 मई को आया उसके बाद, आपके एफिडेविट फाइल करने के बाद, कि 21 मई को आप 57,000 रेमडेसिविर करते हैं। तो भैया 1,52,000 गई कहां? और मेरा आरोप है कि 1,12,000 जो रेमडेसिविर है वो स्टॉक में ना लेके इन्होंने उसको काला बाजार में उतारा गया। और आप हिसाब लगाइए, 1,00,000 रेमडेसिविर अगर 35,000 में बिकती है तो 392 करोड़ रुपया होता है, 392 करोड़, जो जिसका इधर या उधर कहां गया इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी उसकी पुलिस फाइल कर दी है, कंप्लेंट फाइल कर दी गई है कि इसकी जांच होनी चाहिए। एंड दैट्स अ सीरियस मैटर। जब मैं कालाबाजारी बात बोलता हूँ तो ये वन ऑफ द प्रूफ है गिवन टू द सोसाइटी कि ये देख लो, ये प्रूफ है, और ये मेरी अपनी आरटीआई है। दूसरा, नवनीत कालरा कौन है? जो नवनीत कालरा इसके अंदर पकड़े भी गए, 10 दिन जेल भी लेके आए और सब कुछ हुआ। नवनीत कालरा एक वो शख्स है जो इनकी जो इनकी सरकार बनी थी, जो टॉप वीवीआईपी लिस्ट है उसके अंदर थे ये जी। तो जो क्लोजनेस ऑफ नवनीत कालरा विद अरविंद केजरीवाल इज वेल नोन। इनके गेस्ट हाउस पे भी ठहरे हैं। और कोई भी काम सुजाता जी, गलत काम हो सही काम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ मिनिस्टर को नहीं पता हो। हिंदुस्तान के अंदर या दिल्ली के अंदर में अगर स्पेशली बात करूं, आपके नाक के नीचे हजारों ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ब्लैक हो रहे हैं और आपको नहीं पता होगा। आई कैनॉट बिलीव दिस, ये गले से हजम नहीं होता। तो इसलिए मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। अब भले ही आपके इमरान हुसैन छूट गए हो कोर्ट से, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके यहां हजारों सिलेंडर पाए गए। प्रीति तोमर जो इनकी एमएलए है, या प्रवीण कुमार, आज भी केस चल रहे हैं उनके ऊपर, उनके यहां पकड़े गए। अब आप कहोगे जी हम गौतम गंभीर पे क्यों हुआ? फ्री में बांटना और बेचना बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप स्टॉकिंग की, ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक उसकी बात करते हो, दैट मींस यू आर सेलिंग इट। गौतम गंभीर वाज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फर्क है। गौतम गंभीर ने सिर्फ पर्ची जो आता था, जो भी आता था, पेशेंट आता था, उसको रेफर करते थे, जाके वहां से ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बेची गई 15,000 की चीज 55,000 60,000 में बेची गई। 1,500 रुपए का इंजेक्शन है रेमडेसिविर, 35,000 में बेचा गया। मेरा पॉइंट ये है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कालाबाजारी है तो प्रूफ के साथ बोलता हूं मैं, कोई हवा में बात मैंने आज तक कभी नहीं करी।
एक और चीज है, जो मोहल्ला क्लिनिक की हम बात करते हैं, जिसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया, और कैसे कि वो एक केस स्टडी है, और WHO ने भी उनकी तारीफ की, और क्या 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 उस पे आया मीडिया में। पर आज जब हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, जब आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी, उसकी उसकी जरूरत थी आज, तो आज हमें सिर्फ वहां पे कुत्ते, कूड़े, और या फिर कुछ तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जो कि मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं, दूसरे लोग रह रहे हैं वहां पे। मैंने ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे जहां पे लोगों ने कहा कि बस ये जी, ये तो आके चिपका के चले गए कि ये मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ तो हम रहते हैं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। मैंने दूसरे लोगों से बात की कि जो वहां पे दिल्ली में उनके पास रह रहे, तो उन्होंने बोलते कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू से जब भी था, तो वहां पे BP तक भी चेक नहीं हो सकता था। तो ये कैसा मॉडल है? आपको नहीं लगता कि ये कोई एक तरह से स्कैम है, ये एक तरह का, और इसकी जांच होनी चाहिए? सुजाता जी, मैंने, अगर आप मेरे कल का ट्वीट भी देखोगे, मैंने कल ये केस फाइल किया था, और बाय इन द हाई कोर्ट जो एक्सेप्ट हुआ, और कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। उसमें वन ऑफ द पॉइंट वाज, देयर वर 3 पॉइंट्स। वन ऑफ द पॉइंट वाज मोहल्ला क्लिनिक। 504 मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली के अंदर, 504। और मैं आपको प्रूफ दूंगा, अगर आपको चाहिए मैं आपको प्रूफ दूंगा। कई कई मोहल्ला क्लिनिक का एड्रेस सेम है। मतलब नंबर 10 पे जो एड्रेस है, जो मोहल्ला क्लिनिक का प्रोवाइड किया गया, नंबर 10 का एड्रेस इज सेम ऑफ नंबर 30, सीरियल नंबर 30 सेम है। यानी कि जो आप अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, एक ही एड्रेस के ऊपर 2 मोहल्ला क्लिनिक का किराया खाया जा रहा है। दिस इज अ प्रूफ व्हिच आई हैव विद मी। मैं हवा में बात नहीं कर रहा। 504 मोहल्ला क्लिनिक आपने खोली, एक मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग नहीं हो रही कोरोना की, एक मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग नहीं हो रही, नॉट इवन सिंगल। एक मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीनेशन का ड्राइव नहीं चल रही। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो स्कूलों के अंदर टेंट लगा के, और उन लोगों को, और स्टाफ को बुला रहे हैं आप, उसके टीचर्स को स्टाफ पे बुला रहे हैं, रिस्क कर रहे हैं। आपके पास 504 मोहल्ला क्लिनिक ऑन रिकॉर्ड हैं, 1500 लोगों का स्टाफ ऑन पेपर्स है, इंक्लूडिंग नर्सेज एंड डॉक्टर्स। Why are you not using these staff for the vaccination and the testing? These are basic thing. ये तो बेसिक चीजें हैं, क्यों नहीं यूज कर रहे आप? आप क्या पैरासिटामोल और क्रोसिन देने के लिए वो खोले हैं क्या? वो भी नहीं दे पा रहे, क्रोसिन भी नहीं दे पा रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू विल नॉट बिलीव इट, 2017 से मोहल्ला क्लिनिक का अकाउंट ऑडिट ही नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? And I have stated on record, I have a proof with me. If you want, I can give the RTIs to you. 2017 के बाद से, 2017-18 के बाद से फाइनेंशियल ईयर 3 साल से इनका अकाउंट ऑडिट नहीं हुआ है। You are spending 100 crore rupees per annum and you are not getting your account audited. ये क्या हो रहा है? ये भ्रष्टाचार का खुला खेल क्या हो रहा है? मुझे समझ से परे। इसीलिए कल परसों मैंने ये पिटीशन दायर की थी, कल इसकी सुनवाई हुई है, और मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर क्यों नहीं हो रहा, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार को नोटिस इशू कल हो गया है, आज अखबारों के अंदर भी आया है इस बात को लेकर। बिजली पानी जो वो फ्री देते हैं, वो यहीं से वसूलते हैं। पानी फ्री आता है, वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। यू विल नॉट बिलीव इट एंड आई विल गिव यू प्रूफ वन डे। बिजली के ऊपर हर साल 10,000 करोड़ रुपया का घोटाला हो रहा है हर साल, ये फ्री बिजली के नाम पे, हर साल। कैसे? मैं वो उसका अलग प्रूफ मैं आपको दूंगा। मैं मतलब आप ये बताइए, यही बिजली कंपनी का विरोध करते थे, एम आई राइट? जी, इन्हीं बिजली कंपनी का विरोध करके आए हैं कि ये शीला दीक्षित इनको दे रही है, इनको सब्सिडी देती है, और ये करती है और वो करती है। आज इन्हीं कंपनीज को आप 3-3 हजार करोड़ रुपया आप सब्सिडी देते हैं, इन्हीं कंपनीज को जिनका विरोध करके आए हैं। शीला दीक्षित देती थी 600 करोड़ रुपया, आप देते हैं 3,000 करोड़ रुपया। एक चीज, फिक्स चार्जेस की बात करता हूं, खुली लूट है। फिक्स चार्जेस के नाम पे अगर बिल की नोटिस करें, 1,700 रुपए का एनर्जी चार्जेस होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक 1,500 रुपए के एनर्जी चार्जेस होते हैं,
और 1000 रुपए 1200 रुपए का बिल आता है अलग से फॉर फिक्स चार्जेस। अगर आप किसी दिल्ली में आप देखेंगे तो ये खुली लूट हो रही है, और ये बिजली कंपनी जो खुली लूट कर रही है बिना सरकार के ऊपर हाथ रखे हुए नहीं हो सकता, इसमें इन्वॉल्वमेंट है पूरी। तीसरी बात, इन्होंने कहा था मैं सीएजी ऑडिट कराऊंगा। सीएजी ऑडिट आज 2015 से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्टे लेके आए हुए हैं बिजली कंपनी, लेकिन आपका अपना वकील वहां जाके खड़ा क्यों नहीं होता कि इनकी सीएजी ऑडिट होना चाहिए? क्यों नहीं होता है? आपका वकील वहां खड़ा हो सकता है ना, कि वहां कह सकता है कि सीएजी ऑडिट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? अगर वो स्टे आया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हुए हैं, कंपनी गई हुई बिजली कंपनी, तो व्हाई आर यू हैव यू नॉट इंटरवीन? व्हाई हैव यू नॉट रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल जज कि प्लीज गेट दिस डन एज अ प्रायोरिटी बेसिस? व्हाई? You can open a court. You can open a court midnight for a Afzal Guru, but you cannot have a judgment on CAG audit for 7 years. ये क्या हो रहा है देश के अंदर? जो आप बिजली पानी की बात कर रहे खुराना जी, हो, आप इतनी सारी बातें, इतना सारा एक तरह से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, पर ये बातें भाजपा नीचे तक क्यों नहीं लेके जा पाती है? हर बार चुनाव में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये फ्री वो के नाम पे दिल्ली को फ्री मौतें क्यों मिल रही है? देखिए यही दुर्भाग्य है दिल्ली का, लोग नहीं समझ पा रहे, लोग इनके झांसे में आए, फ्री बिजली के झांसे में ये लोग आए हैं, दिल्ली की जनता। ये बहुत बड़ा मेरा ये है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू होगी एक्चुअल रियलिटी क्या है। पानी की आप बात करते हो, टैंकर्स का विरोध किया था, आपको याद होगा, शीला दीक्षित के साथ 312 पेज की रिपोर्ट लेके गए थे ये कि हम एफआईआर लॉन्च कराएंगे टैंकर्स को लेके। वही सेम टैंकर आज भी वर्क कर रहे हैं। शीला दीक्षित के टाइम पे 300 करोड़ रुपया का आरोप लगता था, आज वही टैंकर 1000 करोड़ रुपए या 900 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट। अब वो कंपनी ठीक हो गई। शीला दीक्षित के टाइम पे वो कंपनी खराब थी, आज वो कंपनी आपके टाइम पे ठीक हो गई है। सवाल तो ये है ना। और पानी का हाल ये है, पीने को पानी जो है गंदा आता है, पीने लायक नहीं होता, लोग अब समझना शुरू हो गए हैं। तो जो एक इनका गिमिक था कि फ्री बिजली हाफ पानी माफ, जो इनका नारा था, वो लगभग अब बस्ट होने की स्टेज पे आ गया। पीपल हैव सीन इट कि ऑक्सीजन नहीं दे पाए, पानी की बात करते हैं, ऑक्सीजन नहीं टाइम पे दे पाए, ये सरकार मौत की जिम्मेवार है। और मैं इस सरकार के ऊपर क्रिमिनल उसका केस करने जा रहा हूं। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं फैक्ट इकट्ठे कर रहा हूं, सब कुछ फैक्ट इकट्ठे कर रहा हूं। ये सरकार क्रिमिनल उसकी जिम्मेवार है। ये दिल्ली में जो मौतें हुई हैं उसका सबसे बड़ी जो जिम्मेवार है वो अरविंद केजरीवाल हैं, और ये मैं इसको सिद्ध करके रहूंगा। और लोगों को अब इस स्पेशली कोविड-2 के बाद काफी लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मौत बांट रही है। ऐश्वर्या जी, इसमें एक चीज क्या हम ये नहीं कर सकते, क्या भाजपा की सरकार ये नहीं कर सकती? क्योंकि जो लोग ट्विटर पे है वो तो एक जनता, आप जानती है, आपको फॉलो करते हैं या चीजें पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जो वैसी जनता है जो ट्विटर पे नहीं है, हो सकता है सोशल मीडिया पे ये राजनीतिक खबरें ना पढ़ती हो, ना देखती हो। हालांकि दिल्ली तो बहुत ही राजनीतिक तरीके से बहुत सक्रिय राज्य है, बट फिर भी जो ये बातें आप कह रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है, या फिर जो टैंकर वाले से बात ही नहीं की जबकि लोग मर रहे थे। और एक चीज और है कि जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट होने की बात आई तो हॉस्पिटलों में जो एसओएस भी आ रहा था वो भी अचानक से बंद हो गया। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा और भयानक सवाल है जिसके बारे में जनता को जानने का हक है। हाँ, ये जरूर है कि हम कह सकते हैं कि जनता इतना याद नहीं रखती, जब तक चुनाव होंगे तब तक शायद ये मुद्दे जनता को याद नहीं होंगे, और फिर से वही फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सब्जी, फ्री रोटी करके ये लोग सत्ता में वापस आ जाते हैं। 822 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट देते हैं और काम कुछ नहीं होता। तो इसके लिए क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ग्राउंड पे ये सारी बातें जाए? व्हाट्सएप टेस्टिमोनियल इसका एक बहुत आसान तरीका है जिसको आप लोगों से, क्योंकि ये चीजें आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है, साक्ष्य है, सबूत है,
तो मेरे मेरे हिसाब से लोग भी होंगे जिनको ये सब फेस करना पड़ रहा है, तो ये क्यों नहीं करती है भाजपा? क्योंकि एक बहुत, मैं जिस भी सोशल मीडिया ग्रुप, क्लब हाउस वगैरह में जाती हूँ, तो एक चीज ये बहुत सुनने को पड़ती है कि हमारी सरकार जो है बहुत सॉफ्ट है। अपने नैरेटिव को हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं ले पाते हैं। और जैसे आप तो मीडिया रिलेशन के हेड भी हैं, इंचार्ज हैं, इतने टाइम से दिल्ली को देखा है, इतनी करीब से देखा है मीडिया को, तो ऐसा क्यों होता है कि उनका नैरेटिव घर घर पहुंच जाता है और उसका जवाब जो होता है वो हम उसी स्पीड से नहीं पहुंचा पाते? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है विज्ञापन। मैं आपको सीधी बात करूं, आज तो जब हम मीडिया को बोलते हैं इसे चौथा स्तंभ माना जाता है कि, और ये दुख की बात है, कहीं ना कहीं आज मीडिया इसके बोझ चले दबता जा रहा है। विज्ञापन और बहुत सारी कमर्शियल जो इनकी, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, बट एक कमर्शियल जो ऑब्लिगेशंस एक शुरू हो जाती हैं, उसके नीचे कहीं ना कहीं मीडिया दबता जा रहा है। अब मैं एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मैं अब उसका अखबार का नाम लेना मुझे, आई डोंट नो, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। पिछले 17 दिन, 22 दिन हो गए, उस सरकार के खिलाफ उस पत्रकार ने एक आर्टिकल छापा। आपको याद होगा, इस दिल्ली की सरकार ने उसको उस ग्रुप से निकाल दिया जो वो हैंडल कर रही थी। हाँ जी, आपने देखा भी होगा जी। लेकिन उसका रिपरकशंस क्या हुआ? आज 22 दिन हो गए, 22 दिन बीजेपी दिल्ली की एक खबर उस अखबार में नहीं छपी है, एक खबर। कैन यू बिलीव दिस? अब ये मीडिया की, मुझे मालूम है वो क्या प्रॉब्लम है उनके यहाँ, वो एक कमर्शियल बोझ चले हैं, क्योंकि धमकी दी जाती है दिल्ली की सरकार के द्वारा कि अगर आपने बीजेपी खबर छापी तो आपकी एडवर्टीजमेंट रोक दी जाएगी। 293 करोड़ रुपया पिछले साल दिल्ली की सरकार ने खर्च किया ओनली ऑन एडवर्टीजमेंट्स, जिसका एक मेजर पोर्शन कहां गया? इन मीडिया के उस पे गया। आउटडोर तो अलग गया, बट दिस मनी हैज गॉन टू वेयर? अब अखबारों की अपनी ऑब्लिगेशन है, उनको सैलरी देनी है, क्या करना क्या नहीं करना ये वो जाने, लेकिन तो हम कहीं ना इसको कहीं काउंटर क्यों नहीं करते? मीडिया भाजपा मीडिया कहीं ना भाजपा कहीं इतनी बड़ी पार्टी है जी। मीडिया हाँ, मीडिया कहीं ना कहीं इस बोझ तले दबता जा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि 20 साल पहले दिल्ली क्या थी और 20 साल बाद आज दिल्ली, बहुत फर्क इसलिए भी आया है कि वी हैव टर्निंग इनटू कमर्शियल थिंग। अब जो खबर है, या तो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, यू हैव टू चूज वन, देयर इज नो मिडवे आउट। मीडिया का काम होता है खबरें दिखाना, खबरें बताना, कैसी है जज करना जनता का काम होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, खबरें इंक्लेशन होती हैं, एक एक अखबार के अंदर 4-4 पेज एक ही सरकार के अगर दिखाए जाएंगे तो नेचुरली इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के बाद एक प्लस पॉइंट है, वो है कार्यकर्ताओं की फौज। आज अगर हम दिल्ली के हैं और हिंदुस्तान के हैं, हम वी आर द बिगेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। दिल्ली के अंदर भी हम लोगों का एक सोशल नेटवर्क भी है। हम, ऐसा नहीं है लोगों तक बात नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिल्ली के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, जो एक गलती कर चुके हैं वो 2019 के अंदर भी और 15 के अंदर भी, स्पेशली 19 के अंदर, 20 के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट पिछले इलेक्शंस के अंदर, वो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है। स्पेशली वो तबका जो इनके साथ खुले आया था, और जिसमें दो कम्युनिटी ऐसी हैं। मैं आपको बता दूं जो प्रॉब्लम कहां आ रही है। प्रॉब्लम क्या, जो दिल्ली बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कांग्रेस खत्म हो गई है दिल्ली के अंदर। जो कांग्रेस का वोट था, स्पेशली मुस्लिम्स, मैं इसलिए नाम ले लो कि मैं आपके चैनल, कम से कम आपके यहाँ कटेगा नहीं, मुझे मालूम है। मुस्लिम्स एंड दलित, जो कहा जाता था कि ट्रेडिशनल वोट बैंक है, वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। और उसके बाद जो ये वादे किए गए, और ये मुस्लिम, स्पेशली अगर मुस्लिम्स की बात करूं, मुस्लिम्स को कोई लेना देना नहीं है, मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी सरकार आएगी कौन सी नहीं आएगी। उनको सिर्फ ये है कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है,
उस तरफ इंक्लाइन होते हैं वो लोग। जी। ये देश का तो दुर्भाग्य है, ये तो सच है, दुर्भाग्य है पर ये सच देश है। का दुर्भाग्य है। तो इसलिए जो आप कहना चाह रहे हो कि जैसे जो मैंने आपको शुरू से बोला कि सोशल चीजें बहुत सारी चेंज हो गई हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस का खत्म होना और आम आदमी पार्टी का आगे आना, और स्पेशली ये लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, ये लोग विचारधारा से बिलोंग नहीं करते हैं। इनकी विचारधारा सिर्फ एक ही है कि लोगों को कैसे झूठ बोला जाए, लोगों को कैसे लूटा जाए, पैसे कैसे अंदर किए जाए, और लोगों को सबक बात कैसे दिखाया जाए, वो होता है। असलियत ये है, धीरे धीरे पर्दा हट रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले अब कुछ सालों के अंदर और साल 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि एक नैरेटिव दिल्ली के अंदर इस सरकार के खिलाफ बिल्डअप होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक और चीज जो दिल्ली सरकार हमेशा से क्लेम करती है कि उसका क्लेम टू फेम है सरकारी जो स्कूल है उनको उनका पूरा चेंज कर देना और उसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन बनाना। और आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, एक ना एक तो होगा ही। तो मनीष सिसोदिया कहते रहे हैं कि जो काम भाजपा इतने सारे राज्यों में सरकार रह के भी ना कर पाए, तो हमने दिल्ली के अंदर कर दिखाया। लेकिन आप उसका हमेशा से विरोध करते रहे हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। आप थोड़ा उस पे बताइए हमें। ज्यादा आप एक कमरे, आपका जो कमरा है ये जी जो जिसमें आप बैठे हैं, जी। कितने का बना होगा? जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाओगे कितने का बना होगा? 1,000 रुपए स्क्वायर फीट, 2,000 रुपए स्क्वायर फीट, इससे ऊपर तो नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, Am I, हाँ am I right? Am I करेक्ट right? A करेक्ट। five-star hotel, you are into corporate world, you have know what you have been to the corporate world. कितने का कमरा एक बनाया होगा? 200 स्क्वायर फीट का कमरा कितने का बन जाएगा? कितने का बन जाएगा? 5 लाख, 7 लाख, अच्छा इतने का बन बस, जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ Can you believe it? A one room of 200, 300 square feet area is costing 25 lakh rupees. Can you believe this? Can you believe this? मेरे ऊपर मानहानि का केस किया हुआ है इस सरकार ने। मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, 8 लोगों के ऊपर मानहानि का केस किया हुआ है जब मैंने एलिगेशन लगाया था 20 लाख का कमरा। कैन यू बिलीव दिस? मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली वहां भी घोटाला। दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्पेंड 2,600 करोड़ रुपए, 2600 करोड़ रुपया on 10,000 rooms। 26 लाख का एक कमरा, 2600 करोड़। ये आप शिक्षा की बात करते हो? आज दिल्ली के अंदर आपको मालूम है 1030 स्कूल हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, नॉट अपॉइंटेड, इज वैकेंसी। दिस इज अ मैटर ऑफ द फैक्ट। 1000 स्कूलों के अंदर, 1000 स्कूलों में से सिर्फ 300 स्कूलों में साइंस पढ़ाई जाती है। साइंस। आप इंजीनियर बनने की बातें कर रहे हो, आप डॉक्टर बनने की बातें कर रहे हो, हम बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ओनली 30% स्कूल्स ऑफ दिल्ली आर टीचिंग साइंस। एक नया स्कूल नहीं बना है, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। I have an RTI reply with me. In last 5 years, 16 schools have been shut down. You're talking about education policy? सिर्फ कमरे बड़े बना देना is not education policy. तो ये देशभक्ति बजट आज दिल्ली के अंदर 17,000 टीचर्स की वैकेंसी है। 17,000 out of 35,000, 50% of the vacancies are there in schools. Can you believe this? Do you have the figures? I have the figures with me. That is the reason मैं इस सरकार का विरोधी हूं। ये फैक्ट है। कमरे बनाना, घर को घर तब माना जाता है जब उसके अंदर लोग रहते हो। जब तक आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, वो कमरे कुछ किसी काम के नहीं है। अच्छी टीचर नहीं होंगी, अच्छा एनवायरमेंट नहीं होगा। आप 5 स्कूल खड़े कर दिए आपने, जिसको आप देते हो कि ये स्कूल एक्सीलेंट स्कूल माने जाते हैं, जो जिनके आप फोटो दिखाते हो और पूरे विश्व के अंदर ये प्रचार करते हो कि इससे बढ़िया स्कूल नहीं हो सकते। वो 6 स्कूल है, सिर्फ 6। I have a list with me, including one in Manish Sisodia's constituency, one in Rohini, one in RK Puram. There are only 6 schools of excellence, जिसको आपने
बहुत अच्छा पेंट कर दिया है, सब कुछ कर दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन 1,000 में से सिर्फ 6 स्कूल, एंड यू आर स्पेंडिंग 15% ऑफ द बजट ऑफ योर ऑन एजुकेशन। किस बात पे कहां खर्च हो रहा है? एक कमरे बनाने में 25 लाख रुपए का कमरा बनाने में, जो कमरा 5 लाख 7 लाख 8 लाख में बन जाएगा, और वो भी पक्की छत नहीं है। एक कड़ी जो टुकड़े वाली छत होती है वो है वो छत, जिसकी लाइफ इज नॉट मोर देन 10 12 12 15 ईयर्स। कल को वो गिर जाएगी, बच्चे मरेंगे, कौन जिम्मेवार होगा मुझे नहीं मालूम। पंखा गिरा तो चलती स्कूल के अंदर, मेरे पास वो वीडियो है, मैंने कोर्ट में दिया हुआ है, कोर्ट में केस चल रहा है। इन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया, दे हैव फाइल्ड अ डेफेमेशन केस अगेंस्ट मी। मैं डरने वाला लोगों में से नहीं हूं, मैंने भी इनके ऊपर लोकायुक्त में केस किया हुआ है। ये है सच्चाइयां। दिस इज लाइक रेवोल्यूशन। मतलब जिन चीजों को बड़ा बना के ये विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं, और एक तरह से वो उनकी जड़ें इतनी खोखली है, और सिर्फ खोखली नहीं है, भ्रष्टाचार। 700 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है आपके, सेनापति, आप कैसे सेना लड़ोगे जब आपका सेनापति नहीं है? You're going for a war and you don't have a head of your army. How can you fight a war? बिना हेड के, बिना सेनापति के आप कैसे जंग जीत जाओगे? प्रिंसिपल ही नहीं है, और आज से नहीं 5 साल से नहीं है। आप स्कूलों की बात, इन्होंने कहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक और, इन्होंने कहा कि हम हायर एजुकेशन की लोन देंगे। कितने प्रचार होते थे? दे स्पेंड crores of rupees on this. Can you believe it? How many people have got the benefit? How many people in 5 years? In 5 years I'm talking about only 319. Only 319 in 5 years. And जितना अमाउंट दिया गया है उन लोगों को, उससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर चुके हैं ये। एंड दैट्स द ट्रूथ। जितना अमाउंट इन्होंने उस हायर एजुकेशन लोन में जो बांटा है, उससे ज्यादा वो अपने आप को प्रचार करने में आपने खर्च कर दिया कि हम एजुकेशन लोन बांट रहे हैं। ये है दिल्ली की सच्चाई, ये है एजुकेशन की सारी कहानी। This is crazy. This is like a revolution. और सिर्फ प्रचार के माध्यम पे, खैर वो तो ये सिर्फ है नहीं, you can get it from the public platform. सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। If you can Google it, you will get all the documents. केस के बारे में भी सब कुछ, डिफेमेशन केस सब कुछ, लोकायुक्त केस सब कुछ है। ये है सच्चाई, और ये आज से चल रहा, 3 साल से चल रहा है केस, 2.5 साल हो गए। I don't know what to say on this. This is very, very shocking. Very shocking. अभी थोड़ा सा केजरीवाल से हटते हैं, और एक और जो 7 महीने होने जा रहे हैं उस मुद्दे की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन जो है, एक तरह से जिस तरह से शुरू हुआ था, तो सबको लगा कि शायद वो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, और हमको सचमुच लगा कि शायद उनको पता नहीं है कि इसमें क्या अच्छाइयां है, और उनको इसके बारे में दिग्भ्रमित किया गया। तो ये किसान ही है जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान, दूसरे किसानों का, उनके हक के। लेकिन आज जो स्थिति है, वो किसान आंदोलन जो कृषि कानून का विरोध करने के लिए हुआ था, वो मोदी विरोध तक आ गया है, या नौबत यहाँ तक आ गई कि वो बंगाल भी चले गए कैंपेन करने के लिए कि एंटी बीजेपी को वोट ना दे। तो ऐसे में आप और लेकिन इसका एक चीज है, चाहे जो कह लीजिए, मतलब एक खत्म होता हुआ किसान आंदोलन, उसको किस तरह से जिंदा किया गया, इमोशनल बनके पंचायतों को वापस जिंदा करके, जो खुद ही खत्म हो रहे थे, तो उसको वापस जिंदा किया गया, उसमें बरगलाया गया। ये भी रिपोर्ट आई कि जो कोविड का जो सेकेंड वेव है, उसका ओरिजिनेटर भी ये किसान आंदोलन के वो जगह थी जहां से ये कोविड वेव शुरू हुआ।
तो लेकिन एक चीज है कि यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं भी बहुत, और वेस्टर्न यूपी जो है, जो कि हरियाणा से सटा हुआ है, जिसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस है हरियाणा का और हरियाणा के किसानों का और टिकैत बंधुओं का। तो आपको क्या लगता है कि वो उस पे यूपी में आने वाले जो चुनाव है उस पर असर पड़ेगा उसका? सबसे पहले तो मैं इनको किसान जो आप कह रहे हो, मैं किसान मानता ही नहीं, और आप भी मुझे लगता है किसान ना माने इसको बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे देश का अपमान किसान कभी नहीं कर सकता। जो कि 26 जनवरी को हुआ वो कम से कम किसान तो नहीं कर सकता, तो इसलिए इनको किसान बोलना मुझे आपत्ति है इस शब्द के ऊपर। दूसरा बात, किसान अगर यहां बैठा है तो आज देश के अंदर और स्पेशली पंजाब यूपी के अंदर जो रिकॉर्ड पैदावार हुई है, ऑल टाइम हाई हुई है, वो अपने आप हो गई, वो अपने आप हो गई। किसान ही कर रहा है ना, वहां असली किसान वहां बैठा है। आपको मालूम है कि जो इस बार जो फिगर्स आई हैं वो ऑल टाइम हाई हैं, स्पेशली गेहूं और चावल की जो जो दालों की जो पैदावार। आई है, इसे ऑल ऑल टाइम हाई है। अगर किसान यहाँ पिछले 7 महीने से आंदोलन कर रहा है, पीछे जो उनके खेतों में पैदावार कहाँ से हो रही है फिर? पहला पॉइंट। दूसरा, देखिए कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि इनका जो इंटरेस्ट है वो कुछ और है। आज मुझे तो समझ नहीं आता ये आंदोलन कर क्यों रहे हैं, जब एमएसपी की जो इनकी डिमांड है, तीनों लॉ खत्म करने की जो मांग है वो वैसे ही सस्पेंडेड है, कोर्ट के द्वारा वैसे ही सस्पेंडेड है, तो क्यों कर रहे हो, ये समझ से परे है। दिस हैज बीन फंडेड बाय सम एक्सटर्नल सोर्सेस। ये जो देश को भ्रमित करना चाहते हैं, एक इमेज, एक टूल किट जो चल रही है, ये उसका हिस्सा है। देश को बदनाम करना, मोदी को बदनाम करना, देश में एक तरह से ये दिखाना कि एवरीबॉडी एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट, ये उस चीज का हिस्सा है। ये किसान स्पेशली जो आप जिसने आपने आपने अभी जिसका नाम लिया, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेता, वो शख्स खड़ा होकर कहता है कि कोविड क्या होता है और ये, उसको कोई लेना नहीं कोविड से। आज उसके किसान भाई वहां मर रहे हैं, कोविड की वजह से वहां मर गए, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बंगाल में जाके वो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़वाता है, अब यूपी के इलेक्शन लड़ेगा। आज आपके मन, आप उनसे ये कहलवा दीजिए कि राकेश टिकैत आने वाले यूपी में चुनाव ना लड़ेगा ना लड़वाएगा, तब मैं मानूंगा। कर दे डिक्लेयर, है हिम्मत उसके अंदर ना। जो लोग 70% 80% वो लोग हैं यहाँ पे जो किसान नेता बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़े हुए हैं, किसी ना किसी के खिलाफ चुनाव लड़े हुए हैं, तो आप किसी ना कह रहे किसी हैं पार्टी से चुनाव लड़े हैं। उनकी चाहे वो राजनीतिक मंशा कांग्रेस है। है, चाहे वो कांग्रेस है, ये राकेश टिकैत की आप बात कर लीजिए, चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जी, जब्त करा चुके हैं, मुझे और एक बार उनका नहीं दो बैकग्राउंड बार, पता है जी। और 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। तो कह दें, अनाउंस कर दे आज कि मेरा, और मतलब उन किसान के जो नेता हैं, वो जो लोग वहां बैठे हैं, कोई भी उनमें से चुनाव नहीं लड़ेगा, अनाउंस कर दे, तो मैं मानूंगा कि ये किसान पॉलिटिकल नहीं है, मान जाऊंगा। ये नहीं होगा। इनमें से 60% लोग की मंशा चुनाव लड़ने की, और वो चुनाव लड़ने के लिए यहां बैठे हैं, ये है असलियत। इसलिए ये किसान आंदोलन नहीं है। फ्यू पीपल, आई थिंक, मैं पार्टी लाइन से हटके बात कर रहा हूँ, एज अ स्पोक्स पर्सन ना बात करके एज अ सिटीजन बात कर रहा हूँ। इज अ हाई टाइम नाउ, इनको वहां से उठाना पड़ेगा। मैं स्पोक्स पर्सन की बात ना होके एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के बहुत हो गया, बहुत हो गया। यहाँ कोविड से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन लॉ लेट पहुंचती है बिकॉज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये कैसी ह्यूमैनिटी है? एक ह्यूमन बीइंग होता, कहता है भाई साहब अपनी एम्बुलेंस यहां से ले जाइए, ऑक्सीजन सेंसर ले जाइए। एक एक दिन ऑक्सीजन लेट पहुंची है, पानीपत से घूम के आनी पड़ी बिकॉज वो लोग वहां आंदोलन कर रहे थे। मैं किसी पार्टी का सदस्य बाद में हूं, एक सिटीजन पहले हूं। मैं आज कहता हूं मोदी जी से, इनको उठाइए, बहुत हो गया। क्योंकि ये लोग, ठीक कहा मोदी जी ने, आंदोलन जीवी हैं, ये किसान नहीं है। मुझे ये कहना है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो मैं इतना बता सकती हूँ कि वही जनता की भी गुजारिश है।
और हमको ये लगता है कि अब बहुत हो रहा है, क्योंकि ये खुद तो वैक्सीन ले लेते हैं, लेकिन गांव में ये कहते हैं कि वैक्सीन मत लो, पुलिस को मार के भगा दो, स्वास्थ्य कर्मियों को घुसने मत दो। ऐसे ऐसे हरियाणा में हिसार, आप देखिए कितना एकदम हॉटस्पॉट बन गया है इसका कोरोना का। क्यों बना? क्योंकि इन लोगों ने वहां बोला इसका विरोध करो, यहाँ से ये वैक्सीन होनी नहीं है, और खुद तो सिक्योर हो जाते हैं, लेकिन जो इनके भोले भाले जो लोग हैं, जो इनको सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं कि ये उनके लोग बन के जाते हैं उनके बीच। तो ये एक बहुत बड़ा और उसके बाद दूसरी बातें भी, अभी आज ही खबर आई थी कि नर्सेस को वहां पे मोलेस्ट और हैरेस किया जा रहा है। एक एक मासूम की तो खैर चल बसी उसका रेप करने के बाद। तो वो देखिए, तो ये कैसा आंदोलन है जिसको हम सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो किसान का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, और शायद भाजपा भी इसलिए चुप है क्योंकि वो आने वाले चुनावों में असर ना डाले। पर आई थिंक वो एक टाइम आ गया है कि नाउ वी हैव टू कैच द बुल बाय द हॉर्न। अब वी कांट Yes, टॉलरेट दिस एनी मोर। I agree on this. I agree on this. जी। दूसरी जी, आज की बड़ी खबर है ट्विटर की, जो सब जगह गमा-गमी से चली हुई है, और क्योंकि आप तो मीडिया इंचार्ज भी हैं और काफी टाइम से हैं यहाँ पे, देखते रहे, तो ये इस पे क्या कहेंगे? जहाँ पे ट्विटर जो है कहता अपने को एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग, व्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, पर करता वो एडिटोरियल का काम है। अब आप ये बताइए कि उपराष्ट्रपति को अनवेरिफाइड करना एक प्लेटफॉर्म पे को कैसे, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? एक भारत जैसे देश के उप मुख्यमंत्री को अनवेरिफाइड करना, कौन? उपराष्ट्रपति सॉरी, उपराष्ट्रपति को अनवेरिफाइड अकाउंट वेरीफाइड करना, माफ कीजिएगा, और सर संचालक का भी अकाउंट को अनवेरिफाइड कर देना। और मैंने ये चीजें देखी, मेरा तो खुद का अपना एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप राइट विंगर या गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले होते हैं, आपको एक ही आंसर आता है, चाहे वो कंपनी के सीईओ हो या एक मीडिया पर्सनालिटी या फिर एक कॉमन आम आदमी, आपको आया कि नहीं, हम नहीं कर सकते। जबकि अगर जो लोग लेफ्ट विंगर होते हैं या फिर गवर्नमेंट के लिए प्रपंच फैलाते हैं, मैं उनको प्रपंचवादी कहती हूँ, कि प्रपंच फैलाते हैं, वो अपनी एक दुनिया है जिनका कोई फैक्ट नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता, खाली वो इमोशन पे और भावनाओं पे वो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। तो उनका उनको अगर अगर उनके आप रिपोर्ट करेंगे उनकी प्रोफाइल, तो आपको एक बड़ा सा एक लेटर भेजते हैं कि कैसे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, और उनको ये बताना चाहते हैं कि उनकी प्रोफाइल रिपोर्ट हुई है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ अंतर दिखाई पड़ता है कि ऐसा हुआ है। अभी नाइजीरिया के में तो ट्विटर को हटा दिया गया है, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट का ही ट्वीट हटा दिया, जो जो ट्रम्प का ब्लॉक करने के बाद नहीं किया गया, वो नाइजीरिया ने कर दिखाया। तो इस पे क्या कहेंगे आप कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्री स्पीच है या फिर कुछ और? देखिए, आपको लॉ के हिसाब से चलना तो पड़ेगा, आप जितना मर्जी बड़े हो, लेकिन जो हिंदुस्तान का लॉ कहता है उसके हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा। इट हैज टू बी सो, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी हो। द लॉ ऑफ लैंड सेज कि इफ यू आर एडिटोरियल देन यू हैव टू ओ समथिंग। आप एडिटोरियल बनने की आप कोशिश करेंगे तो फिर आपको उसके रिपरकशंस भी आपको बहुत सारे हैं, तो वो यू हैव टू चूज वन थिंग, आइदर यू शुड बी एडिटोरियल और यू शुड बी ओनली डूइंग इट। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि एडिटोरियल बनने की कोशिश मत करिए। आपने एक प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान को दिया, आपको हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है आपकी। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड आप देखें, या आप भी बिजनेस वर्ल्ड से आते थे, इतनी बड़ी मार्केट को लूज करना बहुत बड़ी बेवकूफी का कदम होगा एज अ बिजनेसमैन टॉकिंग अबाउट। तो ट्विटर को समझना पड़ेगा कि इट्स अ हाई टाइम नाउ व्हेन अ लॉ इज सेइंग, व्हेन अ गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये गलत है, तो वो गलत है, आपको मानना पड़ेगा। ये सबके लिए है ना, लॉ कोई आपके अकेले के लिए नहीं है कि ट्विटर, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, द लॉ हैज टू बी फॉर एवरीबॉडी।
You can debate on whether law is right or wrong, but you cannot say कि I will not follow this law. You can argue this, and law is made by the parliament or the government. So my point is you have to follow it. आपको ठीक लगे गलत लगे वो आर्ग्यूबल है, लेकिन आपको जो मानूंगा नहीं वो नहीं हो सकता. तो इसलिए अगर आपको you have to choose one, either you have to choose this government what the law is saying, or you have to go from India, and we are ready to do that. And but as a business I'm talking about, it is a very unfortunate thing for Twitter themselves कि इतनी बड़ी मार्केट उनको छोड़नी पड़ेगी. हम यहाँ तक तैयार है इस चीज को लेके कि भाई साहब बहुत हो गया, ये आपकी बदमाशी नहीं चलेगी. आप अमेरिका में जो मर्जी करिए, आपने ट्रम्प को क्या किया क्या नहीं किया वो ट्रम्प के ऊपर चल सकता है. आपका हिंदुस्तान का उपराष्ट्रपति को आप ये करेंगे, आपको मिनटों में सुधारना पड़ेगा. ये बदमाशियां हमारे यहाँ नहीं चलेंगी. आपको हम इस लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा. बस आपको समझ में आता है? ठीक है, नहीं तो नमस्ते, थैंक यू. तो इसलिए बहुत क्लियर व्यू है. बदमाशी आप करते रहिए कहीं और, वो आपकी बेवकूफी हो गया बिजनेसमैन. इतनी बड़ी हिंदुस्तान, इतनी बड़ी मार्केट है आज, और उसको आप छोड़ेंगे आप ऐसे ही, वो आपकी गलती होगी. कहीं आप इशारों में ये तो नहीं कह रहे कि ट्विटर बैन हो जाएगा? देखिए मैं बैन क्या, आपको लॉ नहीं मानेंगे तो आपको जाना पड़ेगा. आप अगर लॉ को नहीं मानेंगे तो आपको जाना पड़ेगा. नाइजीरिया ने कर दिया ना. आप कह नाइजीरिया ने किया तो हम नाइजीरिया से गलत है, छोटे हैं क्या? हम तो उससे बहुत बड़े हैं. तो इसलिए, और मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज अ सजेशन फॉर ट्विटर आल्सो, अगेन कमिंग ऑन टू दैट, कि आपका काम खबरें दिखाना है. यू कैन नॉट जज व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. इट हैज टू बी योर व्यूअर हु हैज टू टेक द डिसीजन. जो मैंने मीडिया के लिए बोला कि आप बताइए खबर क्या है. अगर 5 लोग मरे हैं तो 5 लोग बताइए इतने लोग मरे हैं, किसकी वजह से मरे, क्या हुआ, वो लेट द पीपल जज इट. आप ब्लेम गेम, आप राइट विंग को आप डिसऑन करोगे, हम लेफ्ट विंग की तरफ जाएंगे, वो नहीं चलने वाला. यू हैव टू बी नॉन बायस होके आज की डेट में आप नहीं कर सकते. तो आपकी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी पढ़ो सकते नहीं. आप एक तरफ तो हमारा अकाउंट अनवेरिफाइड करते हो और आप कहते हो कि ट्विटर डाउन कर दो, ये पोस्ट डाउन होनी चाहिए और ये करना चाहिए. दूसरी तरफ शर्जील इमाम जैसे लोगों को आप प्रमोट करते हो. दूसरी तरफ आप उन लोगों को प्रमोट करते हो जो देश के खिलाफ बोलते हैं. ऐसा नहीं चलने वाला, और बिल्कुल नहीं चलेगा. ऑन वन हैंड you are promoting those tweets and those on the platform which disgracing India. साला हिंदुस्तान, I'm sorry to use this language, हिंदुस्तान में रह के आप हिंदुस्तान की बुराई करने वाले को आप प्रमोट करेंगे. सॉरी, विल नॉट टॉलरेट, एनी गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो. आप हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसको आप प्रमोट करोगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, कोई भी नेशनलिस्ट बर्दाश्त नहीं करेगा. नहीं, ये बातें तो सभी जगह हो रही है कि अब टाइम आ गया है कि वी हैव टू शो दैट वी एज अ नेशन कैन नॉट टॉलरेट इट. आप होंगे जब आपको इंटरनेशनल लॉज मानने में दिक्कत नहीं है तो भारत क्या. यादव जी, मोदी मनमोहन सिंह नहीं है जो चुपचाप होने देगा. ये बात समझ लीजिए, और ये करके दिखाया है. जितना मर्जी इसके रिपरकशंस हो, when a government of India has taken a decision, they owe it. We have seen in the past, we have seen in everywhere कि मनमोहन सिंह ने जो डिसीजन लिए थे वो उसके बाद शर्मोशर्मी होती थी, शर्म आती थी उन लोगों को डिसीजन लेते हुए, और बैक ट्रैक होते थे. यहाँ एक बार डिसीजन किसी सरकार ने, इस सरकार ने ले लिया, they owe it. रिपरकशंस कोई भी हो. बिल्कुल. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इतनी सारी बातें हमने करी और आप इस तरह से खुल के बेबाक से, और जिस तरह से आपने एक अरसा देखा है दिल्ली को,
और जिस करीब से आप उसको समझते हैं, शायद ही कोई होगा। मैं किसी का नाम सोच ही नहीं पाई आपके अलावा कि दिल्ली के बारे में बात करने के लिए। सो बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे Thank you जुड़ने so के much, लिए और and all the अपना best, and टाइम all the देने के best to लिए। your viewers, and all the best to थैंक your यू, viewers also, and God bless you all. Thank you थैंक so यू, much for having थैंक me यू, on your show. थैंक Thank यू। you very much.